जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 वेज टू बूस्ट पोर्टफोलियो रिटर्न्स। आप जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके मुनाफे को या उसके रिटर्न को हम किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं और इसके कौन कौन से तरीके हैं। इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं या वेज हैं या तरीके हैं उनको आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। वक़्त के साथ-साथ इंशाल्लाह बाकी भी जो है आपके साथ शेयर किए जाएँगे। लेसन 25 है और इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कंसीडर किया गया है, यहाँ पर पोर्टफोलियो से मुराद सिर्फ़ स्टॉक्स या शेयर का पोर्टफोलियो नहीं है। इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पोर्टफोलियो जो हो सकता है वो प्रॉपर्टी प्लस शेयर प्लस बॉन्ड और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ दूसरी जो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनका भी हो सकता है। लेकिन इसके कौन से तरीके हैं जिससे हम पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 6 मुख्तलिफ तरीके जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 जो है कि आप इक्विटीज ओवर बॉन्ड्स। आप सबको पता है बॉन्ड जो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड से मुराद है उन पे तकरीबन 5% या 6% या कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि सालाना उन पे 8% तक मुनाफा दिया जाता है। लेकिन वो क्योंकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भी नहीं अरबों रुपए के होते हैं, इसलिए उस हिसाब से जो मुनाफा है उनके ऊपर भी उस हिसाब से होता है, लेकिन वो लेस रिस्की होते हैं, यानी उन पे इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। गवर्नमेंट की गारंटी होती है और वो आपको मिलना होता है। इक्विटीज कहते हैं शेयर्स को या स्टॉक्स को। तो हमेशा जो स्मॉल बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है वो कोशिश करता है कि वो स्टॉक खरीदे, इक्विटीज खरीदे या शेयर खरीदे। उनसे उसको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। कम से कम 30% सालाना से लेकर 100%, 200%, 400% और सम टाइम तो अगर किस्मत अच्छी हो तो 1000% तक भी कुछ शेयर्स में मुनाफा मुमकिन होता है। तो ये एक मेथड है। उसके बाद दूसरा आ जाता है स्मॉल वी, जो है वीज लार्ज कंपनी। जो छोटी कंपनीज हैं वर्सेस लार्ज कंपनीज जो है बड़ी कंपनी। आपको पता है जो छोटी कंपनी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक वीडियो में कि छोटी कंपनी जो होती है उस वो हाई रिस्क की होती है। स्मॉल कैपिटल होता है, एक्सपीरियंस उन लोगों का इतना नहीं होता। उस पे अगर थोड़ा सा कर्जा आ जाए, डेब्ट आ जाए, तो वो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। तो स्मॉल कंपनीज वर्सेस लार्ज कंपनी में हमेशा बड़ी कंपनी को, जिसका 1 अरब रुपए से, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1 अरब से ज्यादा का कैपिटल हो तो इसको हम प्रेफर करेंगे। 1 अरब रुपए से कम का कैपिटल हो तो उसको प्रेफर नहीं किया जाता। नंबर 3 क्या होता है कि मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में एक तो आपके कैपिटल मैनेजर्स जो होते हैं, अगर आप किसी दूसरे बंदे से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, तो उनको आप क्या चार्जेस दे रहे हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं, उसके अलावा जो ब्रोकरेज सर्विसेज आ जाती हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके साथ वैल्यू एंड ग्रोथ कंपनीज। आप वैल्यू वर्सेस ग्रोथ कंपनीज को किस तरह से कंपेयर करते हैं, आपको किन कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। इसके बाद हम डाइवर्सिफिकेशन लेते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को बेहतर किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और किस तरह से अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद छठा अहम पॉइंट होता है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग क्या होता है, इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कह लें कि आप किस तरह से जो कंपनीज हैं, जो शेयर्स हैं, उनको किस तरह से आप बेटर मैनेज करेंगे। और अगर कोई पोर्शन या परसेंटेज कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो है इक्विटीज ओवर बॉन्ड्स। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपको बताया while equities do carry a high risk than bonds। bonds जो होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, लेकिन वो बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं, जबकि जो इक्विटीज या शेयर्स होते हैं वो हाई रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड्स के।
लेकिन ये कम इन्वेस्टमेंट से भी हम कर सकते हैं। मसलन फर्ज करें, अगर हम डॉलर्स में बात करें तो $100, $200, $500 से भी हो सकता है। रुपए में बात करें, ₹500, ₹1000, ₹2000, ₹5000 से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से आप आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैन इरोड परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर जो होती है किसी भी बंदे की एक कैपेसिटी होती है। आप फर्ज करें कि आपके पास आज 1 लाख रुपया है और आप 1 लाख रुपए से जितनी चीजें खरीद सकते हैं आज, अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद देखें तो आप उतनी चीजें नहीं खरीद सकते। तो इन्फ्लेशन महंगाई को कहा जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, आपकी खरीदने की सलाहियत कम होती जाती है उसी पैसे के साथ, सेम जो आपके पास अमाउंट है। मसलन अगर आप इसको समझना चाहें तो आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की जो अहमियत थी वो आज नहीं है। इसी तरह अगर 20 साल पहले चले जाएं तो जो 1 लाख की अहमियत 20 साल पहले थी वो आज नहीं है। तो परचेजिंग पावर टाइम के साथ साथ मसलन आज से 5 साल बाद 1 लाख की अहमियत क्या रहेगी, इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 साल बाद क्या होगी। तो महंगाई हर साल क्या करती है, आपकी परचेजिंग पावर को कम करती जाती है उसी 1 लाख के अंदर। तो इस तरह से अगर हम एस्टिमेट करें, फर्ज करें कि 10 से 12% सालाना अगर महंगाई होती है तो 8 से 9 साल में आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है। तो अगर बैंक्स आपको फर्ज करें 10% सालाना मुनाफा दे रहे हैं, तो असल में जितनी आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है उतना ही मुनाफा दे रहे हैं। यानी जितने आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है वो उतना ही मुनाफा दे रहे हैं। तो असल में वो आपको कोई भी मुनाफा नहीं दे रहे होते। इसके साथ हम देखते हैं स्मॉल और लार्ज कंपनीज, स्मॉल वर्सेस लार्ज कंपनीज। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको पता है जो स्मॉलर कंपनीज हैं दे कैरी अ हायर रिस्क देन लार्जर कंपनीज। तो आप हमेशा जो है बड़ी कंपनीज को चूज करें, छोटी कंपनीज को चूज ना करें। बिकॉज स्मॉलर कंपनीज आर रिस्कियर, लोन कैंडिडेट्स फॉर बैंक्स हैव स्मॉलर ऑपरेशंस, फ्यूअर एम्प्लॉयरी, छोटे उनके ऑपरेशन होते हैं, कम मुलाजम होते हैं, इन्वेंट्री छोटी होती है, मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें होने की वजह से, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, बैकअप अमाउंट उतनी ना होने की वजह से क्या होता है कि वो हाई रिस्क कंसीडर की जाती है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी कंपनी और बड़े कैपिटल वाली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस में एक्टिव मैनेजमेंट होती है और पैसिव मैनेजमेंट होती है। पैसिव मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सस्ती होती है और एक्टिव मैनेजमेंट में हम उसमें कोई मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो वो अपनी फीस चार्ज करता है। तो इस हवाले से एक्टिव मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है वो आपको कॉस्टली पड़ती है। पैसिव मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप ओवरऑल स्टॉक्स को, लेकिन ये जो है ये दोनों चीजें आप कह लें कि ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना होती, हमने तो खुद करनी है और खुद मैनेज करना है, इसलिए हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू और ग्रोथ कंपनीज, इन दोनों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैल्यू कंपनीज कौन सी होती है और ग्रोथ कंपनीज कौन सी। वॉरेन बफेट ने हमेशा वैल्यू कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की, इसलिए उसको वैल्यू इन्वेस्टर कहा जाता है। वैल्यू कंपनीज क्या होती है पहले तो ये समझ। अब ये देख लें कि जो अकाउंटिंग मेजर्स होते हैं जैसे बुक वैल्यू है, सेल्स है, अर्निंग है, जब हम देखते हैं कि बुक वैल्यू से कम किसी स्टॉक की वैल्यू हो, ठीक है, तो उनको हम वैल्यू स्टॉक कहते हैं। यानी कि आप कह लें कि ये जो अकाउंटिंग मेजर्स हैं इससे स्टॉक की प्राइस जो है कम हो, लो स्टॉक प्राइस हो अगर अकाउंटिंग मेजर से, तो वो वैल्यू कंपनी कहलाएगी। फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अकाउंटिंग मेजर्स जो है टोटल हमने निकाले बुक वैल्यू और सेल्स अर्निंग करके, तो स्टॉक की एक वैल्यू आ गई, फर्ज करें 20 रुपए। तो अगर ये स्टॉक 15 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है, यानी उसकी जो अकाउंटिंग मेजर्स हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं 20 रुपए, लेकिन स्टॉक जो है मार्केट के अंदर 15 में सेल हो रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस जो है स्टॉक की वो कम है, जबकि उसकी अकाउंटिंग मेजर्स के हिसाब से जो वैल्यू निकलती है वो ज्यादा है। तो ऐसा स्टॉक जो अपनी असल कीमत से कम कीमत में बिक रहा हो, उसको वैल्यू स्टॉक कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से ग्रोथ स्टॉक क्या होता है कि जब हम उसकी अकाउंटिंग में निकाली, जैसे हमने 20 निकाली फर्ज करें, लेकिन ये स्टॉक 50 रुपए का सेल हो रहा है। मोस्टली आईटी कंपनीज जो होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक्स कहा जाता है, क्योंकि उसके जो अकाउंटिंग मेजर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनकी जो मार्केट प्राइस होती है स्टॉक की वो बहुत हाई होती है। तो हाई स्टॉक जो प्राइस है, हाई स्टॉक प्राइस एज कंपेयर टू अकाउंटिंग मेजर्स, जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग मेजर हमने निकाला 20 रुपए, लेकिन वो क्या है 50 का बिक रहा है, तो ये ग्रोथ स्टॉक है। तो मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढते थे, आज भी ढूंढते हैं, अभी गए नहीं इस दुनिया से, कि जो वैल्यू स्टॉक हो। वजह क्या होती है कि वैल्यू स्टॉक में वो ले लेते हैं बैकअप पे, उसकी इक्विटी ले लेते हैं, उसकी सेल्स अर्निंग, और उस हिसाब से वो देखते हैं कि ये कंपनी के जो असासे हैं, जिसे हम उर्दू में असासे कहते हैं, एसेट्स हैं, वो ज्यादा है लेकिन इसका स्टॉक सस्ता बिक रहा है। तो वॉरेन बफेट कभी भी आईटी कंपनीज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जिसके असासे ज्यादा हों और उसके शेयर सस्ते मिल रहे हों, और फिर वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि असासे कन्वर्ट होते रहते हैं और वो स्लोली ग्रो करती रहती है। तो ग्रोथ और वैल्यू तो हमेशा आपको, मेरे ख्याल में आपको दोनों किस्म की कंपनीज को, अगर आपको जब भी सस्ते और अच्छे रेट पे मिल रहे हो शेयर, तो एनालिसिस करके आपको सपोज कर लें 80% आप वैल्यू कंपनीज लें, 20% ग्रोथ स्टॉक ले लें, क्योंकि आईटी का दौर है, ये ज्यादा तेजी से तरक्की करते हैं। हमें लेकिन उनको खरीदने का एक असूल होता है, प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम ये एक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि उसमें ग्रोथ स्टॉक भी होने चाहिए, वैल्यू स्टॉक भी होने चाहिए। अब जो हमने शुरू में बात की थी डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? उर्दू में इसे आप कह सकते हैं फैलाना, डाइवर्सिफाई करना, अपना मुख्तलिफ जो है आपका जो पोर्टफोलियो है उसको इस तरह से बनाना कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एक ही कंपनी में या एक ही किस्म के असासे में नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर एक बंदा इन्वेस्टर है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो उस तरह से नहीं कहलाती। लेकिन अगर वो सिर्फ प्रॉपर्टी में करता है तो प्रॉपर्टी में भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। मसलन प्लॉट खरीदे जा सकते हैं, घर खरीदे जा सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती हैं, दुकानें खरीदी जा सकती हैं, ऑफिस खरीदे जा सकते हैं, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है, लेकिन विद इन वन सेक्टर कहलाएगा। तो इसी तरह से स्टॉक्स खरीदना, एक तो लोकल स्टॉक है जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बाद इंटरनेशनल स्टॉक जैसे अमेरिका के अंदर स्टॉक खरीद लेना, लंदन के अंदर खरीद लेना, शंघाई में खरीद लेना, चाइना में खरीद लेना, और जापान में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इंटरनेशनल कंपनीज के भी स्टॉक खरीदना। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, रियल एस्टेट ट्रस्ट जो होते हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट करना। कमोडिटीज खरीद लेना जैसे गोल्ड है, ऑयल है, वो खरीद लेना। और इंटरनेशनल मार्केट्स में बॉन्ड। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस तरह का अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। कमोडिटीज से कभी ज्यादा उनको मुनाफा हो जाता है, कभी प्रॉपर्टी से हो जाता है, कभी इंटरनेशनल स्टॉक्स अच्छा मुनाफा दे देते हैं, कभी लोकल स्टॉक्स दे देते हैं। तो इस तरह से लोकल स्टॉक्स, इंटरनेशनल स्टॉक, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और कमोडिटीज और बॉन्ड्स, इनको मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ स्टॉक का ही पोर्टफोलियो बनाएंगे। स्टॉक के अंदर कैसे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे कि हम हर सेक्टर में से एक या दो कंपनीज लेंगे, एक ही सेक्टर में एक ही कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी ऑटोमोबाइल, सिर्फ उसी में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे, हम ऑटोमोबाइल भी लेंगे, टेक्सटाइल भी लेंगे, फर्टिलाइजर भी लेंगे, सीमेंट भी लेंगे, ऑयल एंड गैस भी लेंगे,
पावर सेक्टर भी लेंगे, इसी तरह से फूड सेक्टर भी लेंगे। तो हर सेक्टर में से 1-2 कंपनीज लेंगे और उसमें फिर हम आगे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ठीक हो गया। रीबैलेंसिंग क्या होता है? रीबैलेंसिंग मसलन क्या आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और उसमें से आपको कुछ स्टॉक का अच्छा मुनाफा मिला और आपने उसको सेल कर दिया। अब आपका पोर्टफोलियो क्या हो गया, रीबैलेंस, वो उसकी बैलेंसिंग खराब हो गई ना, तो उसको रीबैलेंस करना है आपने कि जब थोड़े अरसे के बाद उस कंपनी के शेयर दोबारा आपको सस्ते मिल रहे होंगे तो आप दोबारा खरीद लेंगे। तो रीबैलेंसिंग को आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और उसकी परसेंटेज जो आपने एलोकेट की होती है कि इस कंपनी के इतने परसेंट शेयर मैंने रखने हैं, इस कंपनी के इतने परसेंट होने चाहिए, इस सेक्टर में मेरी इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जब आप शेयर सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वो जो परसेंटेज जब डिस्टर्ब हो जाती है, मसलन हमने हर सेक्टर में से 10-10% रखने थे। जब हम कुछ शेयर सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वो 10% से 20 हो जाता है या 5 हो जाता है या 2% रह जाता है, तो उसको दोबारा रीबैलेंस करना होता है। तो इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 5 से 6 मुख्तलिफ तरीके जो है वो सीखे, जिससे हम अपने पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं, जो मुनाफा है, वो बेहतर कमा सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम 2-3 बातें थी, एक तो ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करनी चाहिए, दूसरे ये कि जो स्मॉल और वर्सेस लार्ज कंपनीज में से हमेशा बड़ी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अच्छी कंपनीज कैसे कि वो जैसे हम उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, हमें पता चल जाएगा। इसके बाद वैल्यू और ग्रोथ दोनों तरह की कंपनीज में, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ कंपनीज में, वैल्यू में हम 80% 70% तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 टू 30% हम ग्रोथ कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज हम करेंगे, हर सेक्टर में से कंपनीज लेंगे जो सूटेबल प्राइस पे और सूटेबल लेवल पे और अच्छे लोअर प्राइस पे हमें मिल रहे होंगे, अंडर वैल्यू शेयर, वो हम खरीदेंगे। तो एक इसमें सबसे अहम बात वैल्यू और ग्रोथ कंपनीज के हवाले से थी, दूसरी स्मॉल और लार्ज के हवाले से थी, तीसरी डाइवर्सिफिकेशन जो होगी और चौथी रीबैलेंसिंग करना कि जब आप शेयर बेच देते हैं या सेल उसको खरीद लेते हैं तो जब बैलेंस उसका खराब होता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से उसी परसेंटेज पे लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। अभी पोर्टफोलियो के हवाले से एक हमारी पूरी सीरीज होगी और वो तकरीबन 40-50 के करीब वीडियोस हैं। बहुत सी चीजें हमने टॉपिक्स में अभी डिस्कस करनी है। ये मैं कुछ थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर, यानी टेक्निकल भी थोड़ा टच कर रहा हूँ, फंडामेंटल भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पोर्टफोलियो को भी कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज का मिल जाए और हम काम प्रैक्टिकली शुरू करने के काबिल हो सके। और उसके बाद फिर जब काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आप रूटीन में आ जाएंगे, तो फिर हम आगे टेक्निकल की पूरी एक अलग से सीरीज है, फंडामेंटल की एक अलग से सीरीज है, रिस्क मैनेजमेंट की अलग से है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अलग से है। तो ये 4 डिफरेंट चीजों पे हमने अलग-अलग पूरा फोकस करके चलना है और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर इंशाल्लाह बनना है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। और इसके साथ-साथ ये है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा ग्रुप जॉइन नहीं किया, अगर वो करना चाहते हैं और उनको लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है, तो सिर्फ़ ₹1000 हम मंथली चार्ज कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर शेयर करते हैं, पीडीएफ, वीडियोज़ वगैरह ये शेयर होती है, डिस्कशंस होती हैं और डेडिकेटेड सिर्फ़ स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक ही सवाल-जवाब होते हैं और जो बाकी सारी बातें होती हैं। तो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आप नीचे 5 कमेंट लाज़मी लिखें। जिन लोगों को हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो 5 कमेंट नीचे लाज़मी लिखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।